हेलो किरण। गुड इवनिंग रेखा। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोइट्री स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 2, और उसमें हमने प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर को कंप्लीट किया था। आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। अब हम देखते हैं कि ये कितने दिन में ख़त्म होगा। आई होप कि कल ये मिड क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए। आज का पूरा दिन जाएगा और कल शायद मिड में। ये टॉपिक है, ये कंटेंट है यूनिट 2 में जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोइट्री, जिसे हम लेक्चर 1 के रूप में आपको पढ़ा चुके हैं। अभी आपका लेक्चर 2 चल रहा है, पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, द एलिजाबेथन पोइट्री। इस तरह से हम 8 लेक्चर्स में यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं। चलिए अब डायरेक्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं और हमारा टॉपिक है पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। किरण, ओके, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल 1400 टू 1550। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चौसर थे उनकी 1400 में डेथ हो गई थी, 1400 में। वहाँ से उनकी डेथ के बाद से हम एज ऑफ रिवाइवल को शुरू मानते हैं। लगभग 150 साल चलती है, 1550 तक। अब इस एज ऑफ रिवाइवल में क्या हुआ, क्या लिखा गया, कौन लोग आए, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिवाइवल in English literature was not only a period of cultural and artistic flourishing, but also one marked by significant political upheaval and military conflict. ये जो एज ऑफ रिवाइवल है इंग्लिश लिटरेचर में, ये ना केवल जानी जाती है कि ये एक कल्चरल और आर्टिस्टिक फ्लॉरिशिंग के लिए कि बहुत फला फूला कल्चर, बहुत फला फूला कला, लेकिन आप इसे मार्क करते हैं एज ऑफ रिवाइवल को क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल अपहीवल हुआ, राजनीतिक उथल पुथल हुई और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ एज ऑफ रिवाइवल में। द बैकड्रॉप ऑफ दिस एरा इंक्लूडेड नोटेबल इवेंट्स। इस एरा के बैकड्रॉप में कई नोटेबल घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि वॉर्स ऑफ रोजेस, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं लास्ट क्लास में, और केड्स रिबेलियन, विच प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द सोशल एंड लिटरेरी लैंडस्केप। इन दोनों घटनाओं ने इस एरा में कई सामाजिक और साहित्यिक लैंडस्केप को चेंज किया है। द पीरियड फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉफ्री चौसर, ये पीरियड शुरू होता है जॉफ्री चौसर की मौत के बाद से, जो 1343 से 1400 तक जिंदा रहे थे। सॉ हिज इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू शेप इंग्लिश लिटरेचर, और इस एज ने देखा कि जॉफ्री चौसर का प्रभाव जारी रहा अंग्रेजी साहित्य को शेप देने में। चौसर्स इनोवेटिव यूज ऑफ द इंग्लिश वर्नाकुलर। अब हमने चौसर के बारे में पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि चौसर जिस तरह से वर्नाकुलर का इस्तेमाल कर रहे थे, वर्नाकुलर बोलते हैं आम बोलचाल की बोली को। अब उन्होंने आम बोलचाल की बोली में अंग्रेजी कविताएं लिखनी शुरू की थी। एंड हिज मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग,
और जिस तरह से उन्होंने कहानी कही थी, स्टोरी टेलिंग की जो कला थी उनके पास, जो हमें कैंटरबरी टेल्स में देखने को मिली, इंस्पायर्ड अ जनरेशन ऑफ पोएट्स। इन चीज़ों ने कवियों की एक पीढ़ी को इंस्पायर किया, नोन एज द चौसेरियंस, और इन्हीं को कहा गया द चौसेरियंस। अगले 150 सालों में, गुड इवनिंग सीता, अगले 150 सालों में भैया चौसर के बाद यानी कि जितने भी कवि आए वो चौसर से इन्फ्लुएंस रहे, और इसी वजह से उनको एक ग्रुप में हमने बांध दिया, चौसेरियंस कहा जाने लगा उन्हें। अब चौसेरियंस को भी हमने 2 पार्ट्स में यूजुअली बांटा, एक इंग्लिश चौसेरियंस और एक स्कॉटिश चौसेरियंस, ठीक है। कहीं कहीं कहते हैं कि 3 पार्ट में बांटा है, न्यू कोर्ट पोएट्स को भी इसमें शामिल करते हैं, ठीक है, वो अब पढ़ेंगे आगे। फॉलोइंग जॉफ्री चौसर्स डेथ, जॉफ्री चौसर की डेथ के बाद इंग्लैंड एक्सपीरियंस्ड न्यूमरस पॉलिटिकल चेंजेस। इंग्लैंड ने कई राजनीतिक परिवर्तनों को भैया झेला, महसूस किया, अनुभव किया। क्या क्या, सुनिए पहले थोड़ा सा। देखिए यहां से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन एज ऑफ रिवाइवल में ये जो घटनाएं हुई हैं ये जान लेनी बहुत ज़रूरी है। इससे एक खाका तैयार होगा आपके दिमाग में, क्योंकि आप हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक। क्या हुआ भाई, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हेनरी फिफ्थ असेंडेड द थ्रोन इन 1413। राजा हेनरी फिफ्थ जो हैं वो गद्दी पर बैठे 1413 में, एंड सून आफ्टर डिसाइडेड टू रिन्यू द वॉर विद फ्रांस। और उन्होंने गद्दी पर बैठते ही ये तय कर लिया कि हम फ्रांस के साथ जो युद्ध चल रहा है हमारा, वॉर ऑफ रोजेस, वो जो 100 साल से चल रहा है, हम इसको रिन्यू करेंगे। वो बीच में रुक जाता था फिर चल जाता था, हम उसे दोबारा रिन्यू करेंगे। एंड बिसीज्ड हारफ्ल्यूर, और इन्होंने हारफ्ल्यूर नाम के एक शहर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। सॉरी मैंने लाइन छोड़ दी। तो इन्होंने कहा कि मैं फ्रांस के साथ अपने वॉर को रिन्यू करूंगा, टू क्लेम द फ्रेंच क्राउन, कि मैं फ्रेंच क्राउन पर अपना दावा मजबूत करता हूं कि फ्रांस भी मेरा है। अगस्त 1415 में, यानी कि लगभग 2 साल बाद, हेनरीज फोर्सेस लैंडेड इन फ्रांस। हेनरी, राजा हेनरी की फोर्सेस जो हैं वो फ्रांस में गई, बिसीज्ड हारफ्ल्यूर, और हारफ्ल्यूर पर कब्जा कर लिया। द इंग्लिश अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री एट द बैटल ऑफ एगिनकोट लेटर। बाद में बैटल ऑफ एगिनकोट लड़ा गया, वहां पर एक सिग्निफिकेंट जीत हासिल हुई अंग्रेजों को, बाद में उसी साल में। बाय नवंबर हेनरीज आर्मी रिटर्न टू इंग्लैंड। नवंबर तक हेनरी की आर्मी फ्रांस में जीत जिताकर वापस इंग्लैंड लौटी, टू अ हीरोज वेलकम, और हेनरी फिफ्थ का हीरो की तरह वेलकम किया गया। अब जो स्टूडेंट हमसे टीजीटी पढ़े हैं, ठीक है, वो तो इसको जान ही जा रहे होंगे, और जो हमसे भी नहीं पढ़े लेकिन आपने शेक्सपियर पढ़ा है तो वो भी आपको बता देते हैं कि जो शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैं प्लेज, उसमें जो वो प्रिंस हाल है या प्रिंस हैरी है, उसी की बात हो रही है। ये वही हेनरी फिफ्थ के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। और जब हम पढ़ाते हैं क्लास में उसको टीजीटी में, तो हम बताते हैं कि ये इंग्लैंड के इतिहास का सबसे महानतम राजा है, क्योंकि इंग्लैंड को जो चस्का लगाया कि हम अपने देश के अलावा भी दूसरे देश पर कब्जा करके जीत कर उस पर राज कर सकते हैं, वो इसी ने लगाया था। और ये चस्का ऐसा लगा कि ये अगले कुछ सदियों में भारत तक पहुंच जाएगा, हम इनके गुलाम हो जाएंगे। तो बहुत बहुत बड़ा राजा उनके इतिहास का। तब ये इंग्लैंड पहुंचे, इनको हीरो के जैसा वेलकम हुआ भाई। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द ट्रीटी ऑफ ट्रॉइज वॉज असाइंड। 5 साल बाद एक ट्रीटी साइन की गई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ट्रॉइज करके, इन विच फ्रांस कंसीडर्ड टू ऑल ऑफ हेनरीज डिमांड्स। इस ट्रीटी में क्या हुआ, फ्रांस ने हेनरी फिफ्थ की सारी डिमांड्स को मान लिया कि ठीक है भाई, आज से फ्रांस तुम्हारा। यह समझौता फ्रांस के साथ हो गया। हेनरी फिफ्थ वॉज रिकॉग्नाइज एज द हेयर टू द फ्रेंच थ्रोन। हेनरी फिफ्थ को फ्रेंच राजगद्दी का वारिस माना गया, एंड मैरिड कैथरीन, और हेनरी फिफ्थ की शादी कैथरीन से हुई, द डॉटर ऑफ चार्ल्स फोर्थ ऑफ फ्रांस, जो कि बेटी थी किसकी, चार्ल्स फोर्थ की, जो फ्रांस के राजा थे। तो फ्रांस का राजा गद्दी से उतर गया, और जिस आदमी ने अब फ्रांस पर शासन करना शुरू किया, जिससे वो हारा, उसने अपनी बेटी उससे ब्याह दी, यानी वो दामाद हो गया उसका, है ना। तो
कालकोठरी में जेल बिताने से बेहतर था कि ये समझौता कर लिया जाए। और हार भी रहा था फ्रांस, ऐसा नहीं कि फ्रांस जीत रहा था, फ्रांस हार रहा था। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हेनरी फिफ्थ राइन वॉज कट शॉर्ट। हेनरी फिफ्थ का जो ये साम्राज्य था ये बीच में रुक गया व्हेन ही डाइड एट बॉयज डी विंसेनीज ऑन अगस्त 31, 1422, जब इनकी डेथ हो गई इस शहर में 31 अगस्त 1422 को। His son Henry VI succeeded him. इनका बेटा आया हेनरी सिक्स करके, वो गद्दी पर बैठा, बट वॉज अनेबल टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। लेकिन वो नाकामयाब हुआ, उसने वो पकड़ नहीं मजबूत बना कर रखी इंग्लिश टेरिटरीज पर। अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ जॉन ऑफ आर्क, और भैया एक इंस्पायरिंग लीडरशिप उभरी फ्रांस के अंदर जॉन ऑफ आर्क करके। द फ्रेंच इवेंचुअली रिक्लेम्ड देयर लैंड्स, और फ्रांस फिर से आज़ाद हो गया और उसने अपनी लैंड्स को जो इंग्लैंड के कब्जे में चली गई थी उनको दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया। जॉन ऑफ आर्क का जिक्र हम यूजीसी नेट को पढ़ाते हुए कई बार आपसे कर चुके हैं। जॉन ऑफ आर्क अभी 2 दिन से दोबारा से चर्चा का विषय है। पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, फ्रांस में ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक्स की शुरुआत जो ओपनिंग सेरेमनी हुई तो उसमें एक घोड़े पर, वाइट घोड़े पर, ठीक है, एक योद्धा को आते हुए दिखाया गया है जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है। तो फ्रांस ने यह दावा किया है कि वो जॉन ऑफ आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा एहसान है इस महिला का फ्रांस की आज़ादी में इंग्लैंड से। ठीक है, हेलो हेमा। द एज ऑफ रिवाइवल फ्रॉम 1400 टू 1550, अभी जो पूरी एज ऑफ रिवाइवल है 1400 से 1550 तक, वॉज अ पीरियड ऑफ डायनामिक चेंज एंड ग्रोथ इन द इंग्लिश लिटरेचर। ये वो पीरियड था जिसमें डायनामिक चेंज हो रहे थे और डायनामिक ग्रोथ भी हो रही थी अंग्रेजी साहित्य में। डीपली इंटरवीन्ड विद द पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल्स ऑफ द टाइम, और ये जो साहित्य का डेवलपमेंट था ये इंटरवीन था, जुड़ा हुआ था जितने भी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल हो रही थी उस जमाने में। द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉफ्री चॉसर एंड हिज फॉलोअर्स, जॉफ्री चॉसर का इन्फ्लुएंस, उनके फॉलोअर्स का इन्फ्लुएंस, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनेट, फिर इसी में एज ऑफ रिवाइवल में सोनेट का इंट्रोडक्शन हुआ वाइट और सरे के द्वारा, पढ़ेंगे अभी से डिटेल में। एंड द ड्रामेटिक हिस्टोरिकल इवेंट्स, और वो जो ड्रामेटिक ऐतिहासिक घटनाएं हुई, इन सारी चीज़ों ने मिलाकर contributed to a rich and evolving literary landscape. इन सारी घटनाओं ने एक रिच और इवॉल्विंग लिटरेरी लैंडस्केप का निर्माण किया। दिस एरा लेड द फाउंडेशंस ऑफ द फ्लावरिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस एरा ने नींव रखी अंग्रेजी साहित्य के फूलों की। इन द रेनेसांस में एंड बियॉन्ड, उसके बाद भी, शेपिंग द कोर्स ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री, और इन्होंने एक आकार दिया है लिटरेरी हिस्ट्री के कोर्स को, दिशा को। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था एज ऑफ रिवाइवल का। ठीक है, चलिए अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इसमें एज ऑफ रिवाइवल में, और वो टॉपिक है भैया सर थॉमस वेट सरे और उनकी सोनेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। सर थॉमस वेट 1503 से 1542 इनका जीवन काल, और हेनरी हावर्ड। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए यही है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्ल ऑफ सरे का फर्स्ट नेम क्या है। हेनरी हावर्ड याद रखेंगे आप, ठीक है, अदरवाइज ये फेमस है अर्ल ऑफ सरे के नाम से। तो ये सरे प्रांत के अर्ल हैं, लेकिन इनका एक्चुअल नाम हेनरी हावर्ड है। ठीक है, 1517 से 1547। ये दोनों जो शख्स हैं, इन दोनों का जो योगदान है, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर इन दोनों को आप लिटरेरी लैंडस्केप से हटा देंगे तो शेक्सपियर के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि शायद वो होगा ही नहीं, अगर ये दोनों ना हो तो वो नहीं होगा। क्या किया इन दोनों ने, सुनिएगा एज ऑफ रिवाइवल में। सर थॉमस वॉट, हेनरी हावर्ड वर इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फॉर्म। ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने में, फ्रॉम टू इंग्लिश लिटरेचर में।
वो 14 लाइनों की कविताएं जो आपके और मेरे सामने लाई गई वो इन दोनों के द्वारा लाई गई। देयर एडेप्टेशंस ऑफ पेट्रार्कन सॉनेट्स, ये अडेप्ट करते थे पेट्रार्कन सॉनेट्स को, लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और इन्होंने एक ग्राउंड वर्क तैयार किया इंग्लिश पोइट्री के डेवलपमेंट के लिए। चलिए पहले हम बात इन्हीं की कर लेते हैं, थॉमस वाइट की। थॉमस वाइट्स ट्रांसलेशंस एंड एडेप्टेशंस ऑफ पेट्रार्कन सॉनेट्स। तो थॉमस वाइट्स क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे या अडेप्ट कर लेते थे पेट्रार्कन सॉनेट्स को। ब्रॉट द इटालियन फॉर्म टू इंग्लैंड, और ये इटली की वो फॉर्म 14 लाइनों की कविताएं ये इटली से उठाकर इंग्लैंड ले आए। फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ लव, और जब ये सॉनेट्स लिखा करते थे थॉमस, तो इनका सारा फोकस होता था लव पर, पॉलिटिक्स पर और पर्सनल रिफ्लेक्शन पर। एग्जाम्पल, वाइट सोनेट हुजो लिस्ट टू हंट इज अ नोटेबल एडेप्टेशन ऑफ पेट्रार्क्स वर्क। ये एक नोटेबल एडेप्टेशन है पेट्रार्क की रचना की। इनकॉर्पोरेटिंग हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस, इसमें वो अपने खुद के अनुभव और अपने खुद के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट शख्स जो है वो है हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे। सरे रिफाइंड द सोनेट फॉर्म। देखो, इंट्रोड्यूस तो सोनेट्स को थॉमस नहीं किया है, इन्होंने उसे रिफाइन किया, शुद्ध किया है अर्ल ऑफ सरे ने। डेवलपिंग व्हाट वुड बिकम नोन एज द शेक्सपियरियन, इन्होंने डेवलप किया और इन्होंने सोनेट को डेवलप करके वो रूप दिया जिसे आज हम शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। एक पेट्रार्कन सोनेट होती है, एक इंग्लिश सोनेट होती है ना, तो वो जो इंग्लिश सोनेट है, वो जो शेक्सपियरियन सोनेट है, उसका निर्माण अर्ल ऑफ सरे ने किया। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप इन दोनों शख्सियतों को लैंडस्केप से निकाल देंगे तो शेक्सपियर के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा हो जाएगा, ठीक है, कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर ये दोनों ना होते तो शायद शेक्सपियर ना ही होते, या होते तो फिर इतने बड़े आदमी नहीं होते जितने बड़े हुए। कैरेक्टराइज बाय 3 क्वार्टरीन्स फॉलोड बाय अ कपलेट, जिसमें 3 चौपाई और एक दोहा होता है। एग्जाम्पल, सरे सोनेट, सरे ने एक सोनेट लिखी थी, लव दैट डॉथ राइन एंड लिव विद इन माई थॉट, डेमोन्स्ट्रेट्स हिज स्किलफुल यूज ऑफ द न्यू फॉर्म। ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कविता कि वो कितने स्किलफुली इस नई फॉर्म का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो इन दोनों शख्स का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं दोनों एज ऑफ रिवाइवल की। ठीक है, नेक्स्ट, कैटेगराइजेशन ऑफ द पोएट्स ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल के जो कवि हैं उनका कैरेक्टराइजेशन करना या उनको कैटेगरी में बांटना है ना, उनको कैटेगराइज करना, वो देख लेते हैं। चलिए, गुड इवनिंग रिचा। तो पीरियड फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉफ्री चौसर, जैसे कि हम ये तीसरी बार आपको बता रहे हैं कि जॉफ्री चौसर की मौत के बाद ये पीरियड शुरू होता है। सॉ हिज इन्फ्लुएंस कंटिन्यू, और हमने देखा है कि जॉफ्री चौसर का प्रभाव जारी रहा टू शेप इंग्लिश लिटरेचर को शेप देने में। चौसर्स इनोवेटिव यूज ऑफ द इंग्लिश वर्नाकुलर, चौसर जिस तरह से इनोवेटिव यूज करते थे वर्नाकुलर भाषा का, जो मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग करते थे, जो कैंटरबरी टेल्स में हमें देखने को मिली, इंस्पायर्ड अ जनरेशन ऑफ पोएट्स। इन्होंने कवियों की पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया है, जिन्हें हम चौसेरियंस बोलते हैं। द पोएट्स ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल आर डिस्क्राइब्ड इनटू 3 कैटेगरीज। हम एज ऑफ रिवाइवल के कवियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? इंग्लिश चौसेरियंस, स्कॉटिश चौसेरियंस और न्यू कोर्ट पोएट्स। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, तीनों ही कवियों को। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा इंग्लिश चौसेरियंस। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश चौसेरियंस उन कवियों को कहा जाएगा जो इंग्लैंड में पैदा हुए या इंग्लिश हैं, ठीक है, इंग्लैंड के निवासी हैं वो कवि। चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में, देखते हैं। गुड इवनिंग डीके साहित्य अकेडमी।
पोएट्स फॉलोड इन चॉसर्स फुटस्टेप्स। ये जो कवि हैं इन्होंने चौसर के फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया, ये उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू किए। ऑफन इमिटेटिंग हिज स्टाइल, ये ऑफन इनके स्टाइल की नकल उतारते थे और उनकी थीम्स को इमिटेट करते थे। दे हेल्प टू सॉलिडिफाई द यूज ऑफ इंग्लिश, इन्होंने मदद की और अंग्रेजी के इस्तेमाल को सॉलिडिफाई किया एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, की एक लिटरेरी लैंग्वेज है। हमने आपको बताया था इससे पहले फ्रेंच को वो तवज्जो दिया करते थे। एंड कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द ह्यूमन कंडीशन, और उन्होंने ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करना जारी रखा इन देयर वर्क्स, अपनी रचनाओं में। द टर्म चौसेरियंस रिफर्स टू द पोएट्स, ये जो चौसेरियंस शब्द है ये शब्द उन कवियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हु वर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉफ्री चौसर, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जॉफ्री चौसर से, एंड सॉट टू एम्यूलेट हिज स्टाइल, और चाहते थे कि वो उनके स्टाइल को जारी रखें, उनकी थीम्स को जारी रखें इन देयर ओन वर्क्स, अपनी खुद की रचनाओं में। आफ्टर चौसर्स डेथ इन 1400, चौसर की मौत के बाद 1400 में, हिज लेगेसी कंटिन्यूड, उनकी ये विरासत आगे जारी रही टू शेप इंग्लिश लिटरेचर विद अ नंबर ऑफ पोएट्स बिल्डिंग अपॉन, कई सारे कवि ठीक है निर्माण कर रहे थे हिज इनोवेशंस, उनके इनोवेशंस का लैंग्वेज में, नैरेटिव में और वर्स में। दीज इंग्लिश चौसेरियंस प्लेड अ क्रूशियल रोल, इन इंग्लिश चौसेरियंस ने एक क्रूशियल रोल निभाया था इन मेंटेनिंग एंड एडवांसिंग द यूज ऑफ इंग्लिश, इन्होंने मेंटेन किया और आगे बढ़ाया अंग्रेजी के यूज को एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, एक लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कुछ नोटेबल इंग्लिश चौसेरियंस, कुछ नोटेबल राइटर्स। इसमें सबसे पहला नाम है थॉमस हॉकलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है थॉमस हॉकलीव। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आगे इसे डिटेल में पढ़ेंगे थॉमस को, ठीक है। चलिए सुनिए कौन है साहब ये। हॉकलीव वॉज वन ऑफ द चौसर्स मोस्ट डायरेक्ट डिसिपल्स, हॉकलीव चौसर के सबसे डायरेक्ट डिसिपल्स शिष्य में से एक थे, यानी वो हूबहू चौसर की तरह काम करते थे, हूबहू। हिज मोस्ट फेमस वर्क द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, इनका जो सबसे फेमस रचना है वो है द रेजिमेंट ऑफ द प्रिंसेस, इज आ डिटेक्टिव पोएम, ये एक उपदेश देने वाली कविता है दैट प्रोवाइड्स एडवाइस टू यंग रूलर्स, जिसमें जवान शासकों को एडवाइस की जा रही है, एंड रिफ्लेक्ट्स हिज एडमिरेशन फॉर चौसर, और इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि वो कितना एडमायर करते थे चौसर को, whom he refers to as his master, चौसर को थॉमस हॉकलीव मास्टर कहते थे, ये कि मेरे मास्टर है। एग्जाम्पल हैं कुछ, हॉकलीव्स की कंप्लेंट एंड डायलॉग, ये एक इनकी रचना है, शो हिज इंडेटनेस टू चौसर्स पोएटिक स्टाइल, ये इनके उस इंडेटनेस को दिखाता है कि भाई ये आदमी जो है वो उधार में फंसा है चौसर के, उनके पोएटिक स्टाइल के और उनके थीमेटिक कंसर्न्स के, क्योंकि वही स्टाइल वही थीमेटिक कंसर्न्स का यूज़ हॉकलीव अपनी रचनाओं में करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी इंग्लिश चौसेरियंस में एक्चुअली थॉमस ही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद जो दूसरा राइटर हमारे सामने आता है वो है जॉन लिटगेट, 1370 से 1451, 1451। लिटगेट वॉज अ मॉन्क, जी हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। ये लिटगेट एक मॉन्क थे, साधु थे, एंड अ प्रोलिफिक पोएट, और एक प्रोलिफिक कवि थे, हु रोट इन अ वेराइटी ऑफ जॉनर्स, इन्होंने एक अलग अलग वेराइटीज़ में लिखा है जॉनर्स की, इंक्लूडिंग हेजियोग्राफी, जैसे इन्होंने हेजियोग्राफी लिखी है, हेजियोग्राफी बोलते हैं द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ सेंस, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था किसी एग्जाम में, एग्जाम याद नहीं है कौन सा है, आई थिंक SSC सीजीएल था, हाँ SSC सीजीएल या SSC CHSL ऐसा कुछ कोई किसी एग्जाम में पूछा गया था। रिलीजियस एंड मॉरलिस्टिक पोइट्री, ये रिलीजियस और मॉरलिस्टिक पोइट्री लिखते थे, कोर्टली रोमांस लिखा है इन्होंने। हिज वर्क्स ऑफन इमिटेटेड चौसर्स नैरेटिव स्टाइल, इनकी रचनाएं प्रायः इमिटेट करती थीं चौसर के नैरेटिव स्टाइल की और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की। एग्जाम्पल देखते हैं, लिटगेट का द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, और इसके अलावा द सीज ऑफ थीबीज आर नोटेबल फॉर द नैरेटिव एम्बिशन, ये बहुत ही नोटेबल है क्योंकि इसमें एक नैरेटिव एम्बिशन नजर आता है, एंड द क्लियर इंस्पिरेशन फ्रॉम चौसर्स, और ये क्लियर इंस्पिरेशन लगता है जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो साफ साफ पता लगेगा कि भैया चौसर की द कैंटरबरी टेल से इसकी इंस्पिरेशन मिली है इनको,
बिल्कुल वैसी ही कहानियाँ हैं, सेम जैसी कैंटरबरी टेल्स में कहानियाँ हैं। बताया था कैंटरबरी टेल्स के बारे में, 24 कहानियों का संकलन है वो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम जो हमारे सामने है इंग्लिश चॉसेरियंस में, वो है स्टीफन हॉवेस, 1474 से 1523। हैविस इज नोन फॉर हिज एलिगोरिकल पोएम। ये अपनी एक एलिगोरिकल पोएम का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, द पास टाइम ऑफ प्लेजर्स के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस है ये, द पास टाइम ऑफ प्लेजर, विच ब्लेंड्स मोरल एंड डिडक्टिक एलिमेंट्स। इसमें कुछ मोरालिटी है, कुछ उपदेश हैं, उन तत्वों को मिलाया गया है शिवेल्रिक रोमांस के साथ। हिज वर्क डेमोन्स्ट्रेट्स द लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चॉसर्स। इनकी रचनाएं दिखाती है कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है चॉसर का ब्लेंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इस कविता में भी वो एंटरटेनमेंट और इंस्ट्रक्शन दोनों को मिला देते हैं। चॉसर भी यही करते थे। एग्जाम्पल, द पास टाइम ऑफ प्लेजर जो इनकी एक रचना है, रिफ्लेक्ट्स चॉसर इन्फ्लुएंस इन इट्स एलिगोरिकल स्टाइल। वो दिखाता है कि चॉसर का इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, क्योंकि वो एलिगोरिकल स्टाइल में लिखी गई रचना है और एलाबोरेट नैरेटिव स्ट्रक्चर था। सम अदर प्रोमिनेंट नेम्स वर, अब देखो हैं तो काफ़ी सारे, इन तीनों के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि जॉन स्केलेटन हैं, अलेक्जेंडर बार्कले हैं, और जॉर्ज एशबी हैं, ऑसबर्न बॉकेनहेम हैं, जॉर्ज रिपली हैं, थॉमस नॉर्टन हैं और हेनरी ब्रैडशॉ हैं। ठीक है, आई थिंक हाँ, हम आपको थॉमस हॉकलीव नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको जॉन स्केलेटन पढ़ाएंगे आगे डिटेल में, ये आदमी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं स्कॉटिश चॉसेरियंस पर। तो अब चॉसेरियंस पोएट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब दूसरा पार्ट है स्कॉटिश चॉसेरियंस। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, नाम से ही पता लग रहा है, जो स्कॉटलैंड के हैं वो। द स्कॉटिश चॉसेरियंस वर अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। ये कवियों का एक समूह था स्कॉटलैंड से, हु वर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ जॉफ्री चॉसर, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जॉफ्री चॉसर की रचनाओं से। दे एमुलेटेड हिज स्टाइल, उन्होंने नकल की उनके स्टाइल की, उनकी थीम्स की, उनकी टेक्निक्स की, चॉसर की, कंट्रीब्यूटिंग टू द रिच लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ स्कॉटलैंड। और यहाँ पर उन्होंने अपना योगदान दिया जो रिच लिटरेरी परंपराएं हैं स्कॉटलैंड की, उनमें लेट 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में। द वर्क्स रिफ्लेक्ट अ ब्लेंड ऑफ चॉसेरियन इन्फ्लुएंस। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि एक ब्लेंड, एक मिश्रण मिलेगा चॉसर के अनुभव का और डिस्टिंक्टिव स्कॉटिश एलिमेंट्स भी मिलेंगे, रिजल्टिंग इन ए यूनिक बॉडी ऑफ लिटरेचर। और इससे क्या होगा, एक अलग विचित्र बॉडी ऑफ लिटरेचर हमारे सामने आएगी, एक बहुत अलग तरह का साहित्य आपको मेरे सामने आएगा। चलिए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ नोटेबल स्कॉटिश चॉसेरियंस के बारे में, जिसमें पहला नाम है रॉबर्ट हेनरिसन, 1425 से 1500। कौन है रॉबर्ट हेनरिसन? हेनरिसन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द स्कॉटिश चॉसेरियंस। हेनरिसन को सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक माना जाता है स्कॉटिश चॉसेरियंस में। His works often show a deep moral and philosophical reflection. इनकी रचनाओं में आपको प्रायः गहरे नैतिक और philosophical reflections नजर आते हैं, combined with Chaucerian narrative techniques, जिसमें वो चॉसर की जो narrative techniques हैं उनको blend करते हैं। एग्जाम्पल है, इनकी एक रचना है द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसीड इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ चॉसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्टिन्यूशन है यानी कि सीक्वल है, अगला पार्ट है चॉसर के ट्रोइलस एंड क्रेसिडा का, ऑफरिंग अ डार्कर मोर रिफ्लेक्टिव कंक्लूजन टू द स्टोरी। इसमें वो बहुत ही ज़्यादा डार्क, ठीक है, और एक कंक्लूजन प्रदान कर रहे हैं कहानी को। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में कहानी अंत नहीं होती है, बस ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में क्रेसिडा जो है वो रोम छोड़कर ग्रीस चली जाती है और वहाँ पर डायोमीड्स नाम के एक लड़के के साथ उसका अफेयर चल जाता है, ट्रोइलस का दिल टूट जाता है, ठीक है। और उसी में फिर लड़ाई और होती है जिसमें कि हेक्टर मारा जाता है, और उसी में ये जो किसाइड शब्द आप देख रहे हैं, कैसेंड्रा बनेगा यहाँ से आगे आके। इनकी एक बहन है कैसेंड्रा जो कि भविष्य देख सकती है, ठीक है। फिर वो पूरे आगे की ट्रोजन वॉर की कहानी है इसमें, द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसीड में। तो उन्होंने इस कहानी को अंत दिया है कि उसका सेकंड पार्ट लिखा है एक तरह से, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। इसके अलावा दूसरा आदमी है स्कॉटलैंड में विलियम डनबार,
1459 से 1530। डनबार वॉज अ कोर्ट पोएट, ये कोर्ट पोएट थे, दरबार में बैठते थे। नोन फॉर हिज वर्सेटैलिटी, अपनी वर्सेटैलिटी के लिए फेमस है। रिचनेस ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में रिचनेस के लिए फेमस है। हिज पोइट्री रेंजेस फ्रॉम कोर्टली लव, इनकी कविताओं में कोर्टली लव था, एलिगरी थी, सटायर था और मोरल रिफ्लेक्शंस थे। कुछ एग्जाम्पल हैं इनका, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है द गोल्डन ताज, एम्प्लॉयज एलिगोरिकल एंड ड्रीम विजन एलिमेंट्स। इसमें कुछ एलिगोरिकल और ड्रीम विजन, सपने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, रेमिनिसेंट ऑफ चौसर्स वर्क्स, जो चौसर की रचनाओं की याद दिलाते हैं। इसके बाद एक तीसरा आदमी है गिविन डगलस। डगलस वॉज अ पोएट। डगलस एक कवि थे, बिशप थे, नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनियाड, और ये जाने जाते हैं कि इन्होंने वर्जिल की जो एनियाड है, आपने पढ़ी होगी एमए में, इसको स्कॉट्स भाषा में ट्रांसलेट किया था और नाम इसका था एनियाड का द एनियाडोज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई। हिज वर्क रिफ्लेक्ट्स बोथ क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस एंड नैरेटिव स्टाइल ऑफ चौसर। इसमें दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्लासिकल इन्फ्लुएंस भी है क्योंकि वर्जिल क्लासिकल एज का रचना है एनियाड, और इसमें जो नैरेटिव स्टाइल था चौसर का, उसका भी एक मिश्रण देखने को मिलता है। कुछ और एग्जाम्पल हैं। पैलेस ऑफ ऑनर इज एन एलिगोरिकल पोएम, ये इनकी एक एलिगोरिकल पोएम थी दैट कंबाइंस मोरल एंड फिलोसफिकल थीम्स। इसमें मोरल फिलोसफिकल थीम्स को जोड़ा गया है चौसर के नैरेटिव टेक्निक के साथ। एक और आदमी है भैया, फिफ्थ, बहुत फेमस आदमी है, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। खुद राजा हैं लेकिन खुद कवि भी हैं, ठीक है, और चौसर से बहुत इन्फ्लुएंस भी है। तो सुनेंगे जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में। जी ज़रा बस यही फ़र्क है टीचर में स्टूडेंट में, ठीक है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक्चुअली। आप, हमारा काम है ये, है ना, हम प्रोफेशनल टीचर हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, जो मैं तो प्रोफेशनल टीचर हूँ, मेरी रोज़ी रोटी से चल रही है ना। तो और अगर आपको आपके काम से प्यार है तो आप पढ़ते हैं, ठीक है, और चीज़ें याद रखते हैं, फिर आप पढ़ाते भी रहते हैं, कभी किसी बैच में कभी किसी बैच में, तो वो रिवाइज और रिपीट होता रहता है, तो याद रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत समझदार हैं, आप ही की तरह समझदार होंगे, बस हमारा जो सामना होता है लिटरेचर से, जो एक्सपोजर है लिटरेचर से, वो थोड़ा आपसे ज़्यादा है। और क्योंकि हमें पढ़ाना पड़ता है इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं ना, किताब रहती है कभी, और ऐसे नहीं कि पढ़ने के लिए रहती है कि कोई एग्ज़ाम आ गया है, कोई बैच आ गया, कोई टॉपिक है जो नोट्स में ऐड करना है, तो उस चक्कर में आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। अगर आपको लिटरेचर से प्यार है तो टीचिंग से बेहतर भैया कोई वो नहीं है प्रोफेशन। किताबें आपके आसपास रहेंगी, आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और ज्ञान लेते रहेंगे हर क्लास में। इसमें भी मैं, जब मैं यूजीसी नेट की क्लास ले रहा हूँ आपकी रोज़ाना आकर, हर क्लास में उससे पहले ही नोट्स बना रहा हूँ, यानी कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसके नोट्स मैंने आज ही बनाए सुबह। मैं रोज़ाना कुछ अलग खुद सीख रहा हूँ नोट्स बनाते हुए कि अरे अच्छा हाँ इसको भी तो ऐड कर सकते हैं, अरे अच्छा ये भी है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ भाई आप लोगों के साथ, मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, तो इस वजह से याद रह जाती हैं सारी चीज़ें। आप अगर इसे रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको भी ऐसे ही रहेगा। चलिए, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। जेम्स फर्स्ट वॉज अ किंग एंड अ पोएट। जेम्स फर्स्ट एक राजा थे, कवि थे, हुज वर्क्स शो अ स्ट्रॉन्ग चौसरियन इन्फ्लुएंस। इनकी रचनाओं में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चौसर का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, पर्टिकुलरली इन देयर यूज़ ऑफ कोर्टली लव थीम्स। खासतौर से जब ये कोर्टली लव थीम्स पर लिखते हैं और नरेटिव स्ट्रक्चर जब बनाते हैं अपनी कहानियों का। एग्जाम्पल है द किंग्स क्यूअर, ये स्कॉटिश भाषा में है, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन होगी द किंग्स बुक। इज अ ड्रीम विजन पोएम, ये एक ड्रीम विजन पोएम है दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन लाइफ एंड फॉर्च्यून्स। इसमें उनके खुद के जीवन, खुद की खुशकिस्मती का जिक्र है। हैविली इंस्पायर्ड बाय चौसर्स, और ये हैविली इंस्पायर्ड है चौसर की किताब द बुक ऑफ द डचेस से, ठीक है। चलिए, तो स्कॉटिश चौसरियंस कंप्लीट हुए और अब तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यू कोर्ट पोएट्स। ओहो, सो सॉरी किरण, कोई बात नहीं,
पार्ट ऑफ लाइफ, किसी भी स्टूडेंट के जीवन का हिस्सा है ये, कि कोई एग्ज़ाम रह जाता है, कोई एग्ज़ाम निकल जाता है, और रह तो जाते ही हैं, बहुत ही रेयर चांस होता है स्टूडेंट का, हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत ही रेयर चांस होता है जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना कोई एग्ज़ाम क्लियर करता है। तो कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि स्टूडेंट थी हमारी UPTGT वाले बैच में, और वो एग्ज़ाम के 3 महीने पहले हमारे पास आई थी, और मैं उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, लाइव हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं वैसे लाइव नहीं होंगी वो, क्योंकि अब उनका जॉब लग गई है, वो बहुत सेटिस्फाई है अपनी जॉब से, तो TGT निकल गया उनका, 3 महीने पहले हमारे पास आई थी, और उस सूरत में आई थी कि लिटरेचर छोड़ चुकी थी, ग्रामर छोड़ चुकी थी बिल्कुल, और जॉब कर रही थी एक बहुत बड़े मीडिया हाउस में, ठीक है, जर्नलिस्ट थी, और फिर बेबी हुआ तो वो जॉब छोड़ दी, फिर कोविड आ गया, अब कुछ चाहिए था कि कुछ करना है, वापस जर्नलिज्म में नहीं जाना था। आई थिंक आज तक में जॉब थी उनकी, तो वो 3 महीने पहले डरते डराते हमारे बैच में आई। 3 महीने में उस लड़की ने दबा के मेहनत की, ठीक है, और UPTGT निकल गया, और आई थिंक गाज़ियाबाद मिला, और हस्बैंड उनके CA हैं, वो नोएडा रहते हैं, गाज़ियाबाद जॉब मिल गई, बढ़िया हो गया। तो वो आई थी हमसे मिलने के लिए, हमने शायद फ़ोटो भी डाला जब वो हमसे मिलने आई थी, अपने स्टेटस भी लगाया था, नाम अभी मेरे जहन से निकला उसका। तो उन 63 स्टूडेंट्स में जो सिलेक्ट हुए थे UPTGT में हमारे, उसमें से 63 में से टू बी ऑनेस्ट 5-6 होंगे ऐसे जिनका फर्स्ट टाइम में TGT निकला था, 5-6 ही, बहुत कम थे। बाकी सब, किसी का DSSS भी रुका हुआ था, किसी का कुछ रुक गया था, किसी का कुछ रुका हुआ था, हर कोई स्ट्रगल ही कर रहा था। तो जब एग्ज़ाम निकलने शुरू होंगे आप लोगों के, तो वो फिर सारे निकलते हैं। अभी आपका हरियाणा वाला रह गया, तो जब निकलना शुरू होगा तो UPTGT भी निकल जाएगा, PGT में भी नंबर आ जाएगा, LT भी निकल जाता है, ठीक है, फिर नेट में भी नंबर आ जाता है, फिर जब निकलते हैं तो फिर एक साथ सारे निकलते हैं। लेकिन सब्र करना पड़ता है थोड़ा सा। जब अगर किसी भी स्टूडेंट का एक एग्ज़ाम रह गया फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो वहाँ पर हिम्मत हार गया, बस वो हार गया समझो, और अगर वो हिम्मत नहीं आ रहा कि नहीं भाई कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, हम तो लगे रहेंगे, जो लगे रहते हैं अगली बार उनका हो जाता है। तो वहीं पर तय हो जाता है बच्चा कैसे डगमगा रहा है। अगर वो डगमगा गया वहीं पर, तो फिर ख़त्म उसका करियर। अदरवाइज़ उसने कहा कि नहीं भाई कोई बात नहीं, मेरा 5 नंबर चले गया, 10 रह गया, अब तो मैं और तैयारी करूँगा, ठीक है, और बेहतर पढ़ूंगा, क्योंकि पता होता है स्टूडेंट को जब वो पढ़ रहा होता है कि उसने खुद ने कहाँ कमी करी है। टू बी ऑनेस्ट, जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे सारी कमियाँ आपको खुद में नज़र आ जाएंगी कि भाई यार ये कर लेना चाहिए था, ये नहीं करा तुमने, तो बस अगली बार उन्हीं को करना है। हाँ, हेमा है उनमें से, हेमा भी TGT 2021 में एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में से एक है हमारी, हेमा सहाय। चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यू कोट पोएट्स। राखी नाम था करोना उनका जो आई थी। हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम किरण, रिजल्ट नहीं निकलेगा, 2-4 दिन नींद भी नहीं आएगी, खाना भी नहीं खाया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में किसी को खो देते हैं, आपका कोई प्रियजन मर जाता है, उसमें भी इंसान वक्त लेता है ना, शोक का टाइम लेता है, ये भी शोक है। टेक योर टाइम, हफ्ता महीना, ठीक है, मनाइए, विलाप करिए, रोइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर वापस आइए अपनी किताबों पर, खूब रोइए, खूब परेशान रहिए, मत खाइए खाना 3-4-5 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आइए, लेकिन संभालिए अपने आप को, फिर वापस आइए। ये तो आपका हक है, रोना, माइंड से नहीं निकलना, ये तो आपका हक है, आप ये सारे काम करिए, लेकिन फिर वापस आइए, ठीक है, जैसे कि होता है, जैसे कि इंसान करता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अब आप ये चाहेंगे कि नहीं मेरा एग्ज़ाम रह गया, मेरा निकला नहीं और मुझे दुख भी ना हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खूब रोइए भाई, खाना मत खाइए, अपने पति को परेशान करिए अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, सब कुछ करिए, घर वालों को परेशान करिए, ठीक है, मूवी देखने जाइए, लेकिन बैक टू बेसिक्स फिर से, और फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, द न्यू कोट पोएट्स इमर्जिंग प्राइमरली इन द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में प्राइमरली प्रकट हुए भाई, ड्यूरिंग द ट्यूडोर पीरियड के दौरान, रिप्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन इन इंग्लिश पोएट्री, और एक सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन पेश किया इन्होंने इंग्लिश पोएट्री का। दिस ग्रुप ऑफ पोएट्स, ये जो कवियों का समूह था, न्यू कोट पोएट्स जिन्हें कहते थे, वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट। ये सारे के सारे लोग जो हैं
शाही दरबार से जुड़े थे, इसलिए न्यू कोर्ट पोएट कहा करते थे। एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश रेनेसांस लिटरेचर, और उन्होंने बहुत क्रूशियल रोल निभाया था इंग्लिश रेनेसांस लिटरेचर के डेवलपमेंट में। देयर वर्क्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय रिफाइंड यूज ऑफ लैंग्वेज, इनकी रचनाओं को आप ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि बहुत ही रिफाइन यूज करते थे भाषा का, विशुद्ध। ये बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे शशि थरूर, कवियों के शशि थरूर, ठीक है, जैसे राजनीति में शशि थरूर है, कितनी रिफाइंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है भाई वो आदमी जब बोलता है, बिल्कुल वैसा। और ऑब्वियसली रिफाइंड यूज ऑफ लैंग्वेज इनका एक ट्रेट होगा, क्योंकि ये दरबारी कवि हैं, दरबारों में बैठते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्टली थीम्स, ये कोर्टली थीम्स पर ही लिखा करते थे। इनोवेशंस इन पोएटिक फॉर्म्स, पोएटिक फॉर्म्स में इनोवेशंस किया करते थे, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ द सोनेट, जिसमें सोनेट का इंट्रोडक्शन और उसको पॉपुलराइज करना शामिल था। अब कुछ की फिगर्स थे न्यू कोर्ट पोएट्स में, ठीक है। एक तो वो दोनों ही आदमी जो हमने ऊपर पढ़े हैं, सर थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों न्यू कोर्ट पोएट्स थे जिन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ लेते हैं दोबारा से एक बार फिर से। सर थॉमस वाइट, सर थॉमस वाइट इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द पेट्रार्कन सोनेट, इनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजी लिटरेचर में। अडेप्टिंग इट टू फिट इंग्लिश वर्नाकुलर, इसको अडेप्ट किया, अंग्रेजी आम बोलचाल की भाषा में फिट किया और उसकी थीम्स को फिट किया। हिज वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इनकी रचनाओं में प्राय इनके खुद के एक्सपीरियंसेस होते थे, इमोशंस होते थे। ब्लेंडिंग इंट्रोस्पेक्शन विद द कन्वेंशंस ऑफ कोर्टली लव, इंट्रोस्पेक्शन करते थे कोर्टली लव के कन्वेंशंस के साथ, उनकी परंपराओं के साथ। एग्जाम्पल है कुछ, ऊपर भी यही एग्जाम्पल दिया था। हूजो लिस्ट टू हंट इज अ नोटेबल एडेप्टेशन ऑफ पेट्रार्क सोनेट, ये पेट्रार्क के सोनेट का एडेप्टेशन था। शोकेसिंग इज स्किल इन ट्रांसफॉर्मिंग इटालियन फॉर्म्स इनटू इंग्लिश पोएट्री, ये शोकेस करता है इनकी स्किल को कि किस तरह से इटालियन फॉर्म को, पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश पोएट्री में अडेप्ट कर लेते थे। इसके बाद हमारा हेनरी हावर्ड आते हैं, अर्ल ऑफ सरे। सरे इज नोन फॉर फर्दर डेवलपिंग द इंग्लिश सोनेट फॉर्म, सरे जाने जाते हैं कि इन्होंने और डेवलपमेंट किया था इंग्लिश सोनेट फॉर्म को, क्रिएटिंग व्हाट इज नाउ नोन एज, इन्होंने वो क्रिएट किया जिसे आज हम जानते हैं द शेक्सपियरियन या एलिजाबेथन सोनेट स्ट्रक्चर के रूप में, या इंग्लिश सोनेट कहते हैं जिसे। ही वॉज ऑल्सो अ पायोनियर इन द वर्क ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको पायोनियर माना जाता है कि ये पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल इंग्लिश पोएट्री में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल, सरे की जो सोनेट है, लव द डॉथ राइन एंड लिव विद इन माई थॉट, डेमोन्स्ट्रेट्स इज इनोवेटिव इन फॉर्म, वो इनका इनोवेशन दिखाता है फॉर्म में, एंड इज एबिलिटी, और इनकी एबिलिटी को दिखाता है टू कन्वे डीप पर्सनल इमोशंस थ्रू स्ट्रक्चर्ड वर्सेस, कि वो डीप पर्सनल इमोशंस को दिखा सकते हैं एक संरचनात्मक कविता लिखकर। इनका इन्फ्लुएंस और इनकी लेगेसी, जो न्यू कोर्ट पोएट्स थे प्लेड अ पाइवटल रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ इंग्लिश रेनेसांस लिटरेचर, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंग्लिश रेनेसांस लिटरेचर को शेप देने में। देयर इनोवेशंस इन फॉर्म एंड स्टाइल, ये इनोवेशन करते थे फॉर्म में, स्टाइल में। इनोवेशन ही तो है कि आप इटली से सोनेट फॉर्म उठाकर इंग्लिश में लिख रहे हैं, है ना, आप वहाँ से उठाकर ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल इंग्लिश में कर रहे हैं। लेट द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर पोएट्स, इन्होंने एक ग्राउंड वर्क रख दिया था, एक नींव रख दी थी भविष्य के कवियों के लिए, जिसमें विलियम शेक्सपियर शामिल थे। हु वुड फर्दर डेवलप एंड परफेक्ट द सोनेट, इन्होंने भविष्य के कवियों ने और डेवलपमेंट किया और सोनेट को परफेक्ट बना दिया और कई दूसरी पोएटिक फॉर्म्स को जन्म दिया। द पर्सनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव क्वालिटी ऑफ द पोएट्री, इनकी पोएट्री की क्वालिटी थी कि एक तो पर्सन लिखते थे अपने खुद के इमोशंस पर, और उसके साथ साथ इंट्रोस्पेक्ट करते थे, अपने आप अपने अंदर झांकते थे, ठीक। ये जो इनकी क्वालिटी थी ऑल्सो सेट अप प्रेसिडेंट फॉर लेटर डेवलपमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इसने भी एक एग्जाम्पल सेट किया इंग्लिश लिटरेचर के बाद के विकास में। इन्फ्लुएंसिंग बोथ द थीमेटिक डेप्थ एंड स्टाइलिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्सिक्वेंट वर्क्स, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया जो रचनाएं आगे लिखी जाएंगी वो कितनी कॉम्प्लेक्स होंगी और उसमें थीमेटिक डेप्थ कितनी होगी, ये इन्होंने तय किया न्यू कोर्ट पोएट्स ने। चलिए अब एक शख्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जॉन स्केलेटन, ठीक है। ये इंग्लिश चौसेरियन है वैसे तो,
और ये ऊपर हमने एक्स्ट्रा में आप नाम आया था इनका, लेकिन इनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो जॉन स्केलेटन के बाद जॉन स्केलेटन को हम कल ही कंप्लीट करेंगे और कल ही हम स्टार्ट कर देंगे अपना लेक्चर नंबर 3 एलिजाबेथन पोएट्री। ठीक है, सो सी यू टुमारो। सो आज रात 9 से 10 यूपी टीजीटी का नया बैच बन रहा है, तो अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है। और अगले मंडे से यानी कि 5 अगस्त से DSSS भी टीजीटी का नया बैच बन रहा है हमारे ऐप पर दोपहर को 12 बजे से, तो आप उसके लिए भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसमें एक ऑफ़र भी है फ़िलहाल। You're welcome, Richa.